हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसका हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और जो प्रश्न हम लेते हैं वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है। आज तक जो भी आपका सेट कराया गया है 1 से लेकर 17 तक, ये आज आपका 18 नंबर सेट है। तो जो भी आपको सेट कराया गया है सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न रहते हैं, मतलब पूछे गए प्रश्न से आपको रिलेटेड मतलब आपको डिस्कशन कराया जाता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा या आप कभी सेट अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रश्न है वो सभी पूछे गए प्रश्न है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी नंबर 1। टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो नाम है स्टडी नंबर 1 है। वहाँ आप सर्च करिएगा स्टडी और NO1 सर्च करिएगा, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है, करेंट रहता है, वो आपको वहाँ दिया जाता है। और जो भी आपको प्रश्न यहाँ कराया जाता है वहाँ आपको दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। डेली प्रश्न दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया जाता है, तो आप वहाँ जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो जो भी भारतीय थे, मतलब भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, सभी के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है, तो ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आज आपसे पूछा कि अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो अगले प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि 1930 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, 1968 में किसे दिया गया, 1983 में किसे दिया गया, 1989 में किसे दिया गया, 1914 में किसे दिया गया। तो जो भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है उसको हम आपको लिखा देता, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो अर्थशास्त्र का जो शुरुआत हो, सबसे पहले बार जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो 5 क्षेत्र में दिया जाता। वो कौन कौन क्षेत्र था? विज्ञान था। विज्ञान में जैसे हम ले सकते हैं भौतिकी क्षेत्र हो गया, रसायन शास्त्र का क्षेत्र हो गया, जीव विज्ञान का क्षेत्र हो गया। कहने का मतलब विज्ञान में कौन कौन सा आएगा? जीव विज्ञान आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, मतलब रसायन शास्त्र आ जाएगा, भौतिकी आ जाएगा। उसके बाद था साहित्य का क्षेत्र था और शांति का क्षेत्र था। 5 क्षेत्र में दिया जाता सबसे शुरुआत। इसका जो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1901 में हुआ था। शुरुआत इसका कब हुआ था? 1901 में। और शुरू में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। वो कौन कौन क्षेत्र थे? वो भौतिकी थे, रसायन शास्त्र थे, जीव विज्ञान थे मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। लेकिन 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना शुरू किया गया। यहाँ 1967 होगा। 1967 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने के लिए शुरू किया गया। और ये सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। शुरू तो किया गया था 1967 में, लेकिन दिया प्रथम बार कब गया था? आपसे पूछा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए कब शुरू किया गया था? तो 1967 में। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया? तो 1969 में। दोनों दो बातें हैं, आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट अगर उससे पूछा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ, तो अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में शुरुआत हुआ, मतलब उन्हीं के नाम पे। कब शुरुआत हुआ था? 1901 में। और कितने क्षेत्र में दिया जाता? शुरू में 5 क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र का शुरुआत कब हुआ नोबेल पुरस्कार देने के लिए? 1967 में। और प्रथम बार कब दिया गया? 1969 में। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ लिख दिए, यहाँ स्लाइड लगा दिए, देखिए हम आपको पढ़ देते, इसको सुन लीजिए, ये नोट पॉइंट कर लीजिए। लिख रहा है कि पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में प्रारंभ किया गया। इसको नोट पॉइंट करिएगा, यहाँ से यहाँ किया गया। और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता था। तो इसमें आपको जो पॉइंट याद रखना है कि शुरू कब किया गया? 1967 में। और पहली बार कब दिया गया? 1969 में। और किसके द्वारा शुरू किया था? स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में।
तो आप इसको पॉइंट रखिएगा। और यहाँ लिख रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब भारतीय मूल के कौन कौन थे उसको आप याद जरूर रखिएगा। तो जो सबसे पहली बार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। ये प्रथम भारतीय भी थे और एशिया के प्रथम व्यक्ति भी थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रथम जहाँ भी लग गया, प्रथम किसी भी चीज़ में प्रथम लग गया तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों दिया गया ये भी पूछ सकता है। और आपसे अगर ये भी प्रश्न पूछेगा कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया, कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और लिख रहा है यहाँ कि 1910 में एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम था W.B. इट्स। W.B. इट्स ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो कब किल मिला? 1913 में। इसको आप पॉइंट याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, इसको भी याद रखें। अगला सी.वी. रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसको भी आप याद रखें कि कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। अगला हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना क्षेत्र और कब दिया गया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। अगला है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और कब मिला? 1979 में। एक बार अगर आप याद करते, एक बार आँख को बंद करिए और एक बार शुरू से बोलते जाइए, सारा माइंड में क्या हो जाएगा? छप जाएगा। तो मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1979 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1983 में। और किस क्षेत्र में? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया था, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में। अगला अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कब दिया गया था? तो 1998 में। और किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है B.S. नायपाल। B.S. नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। वेंकटरमन रामकृष्णन। भारतीय अमेरिकी रामकृष्णन को अमेरिका के थॉमस ई स्टेथस और इजराइल की आदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ देखिए आपको क्या क्या याद रखना। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आप इसको याद रखें। आपसे पूछ लेता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आप यहाँ से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब दिया गया था वेंकटरमन रामकृष्णन को? तो 2009 में। किस क्षेत्र में? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब रसायन क्षेत्र में दिया गया था। अगला है कि कैलाश सत्यार्थी। इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहला पॉइंट बनता है कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 2014 में। और मलाला यूसुफजई के, यहाँ लिख रहा है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछ लेता कि मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में। क्योंकि कैलाश सत्यार्थी थे इन्हीं के साथ दिया गया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में। और जो इम्पोर्टेंट है एक बहुत ज़्यादा, वो है महात्मा गांधी। आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम के, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? और उसमें आपको महात्मा गांधी भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक भी बार पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। तो कब कब नामित किया गया? 1937 में। आपको लगातार याद रखना 1937 से लेकर 39 तक। तो पहला वर्ष होगा 1937, 1938, 1939, 3 वर्ष इधर हो जाएगा। और फिर 1947 और 1948, मतलब 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको आप याद रखें। ये भी पूछ लेता है कितने बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।
तो अब इसको याद रखिएगा 5 वर्ष। और कब कब किया गया था? 1937, 1938, 1939, और फिर उधर 2 वर्ष हो जाएगा 1947 और 1948। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा। प्रश्न में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सालो, ये तो भारतीय लग ही नहीं रहा नाम से। मार्शल, ये भी नहीं लग रहा। अमर्त्य सेन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1998 में दिया गया। और जो पहला भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो जो एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम क्या था? W.V. येट्स, जो गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। कब किए थे? तो 1910 में। इसी के लिए कब दिया गया था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये प्रथम भारतीय भी थे और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। अगर आपसे पूछा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछता कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्विस मतलब व्यक्ति थे, एक सिविल सर्विस व्यक्ति थे। तो यहाँ से आपको याद रखना कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया था? 1885 में। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। इतना आपको याद रखना था। और जो कांग्रेस था ये 2 हिस्सों में जाकर बट गया था। कब बटा था? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में जो था कांग्रेस, ये 2 हिस्सों में बट गया था। एक जो हिस्सा था उग्र राष्ट्रवादी, जिसको हम बोलते हैं गरम दल। उग्र का मतलब ही होता है गरम, मतलब उग्र राष्ट्रवादी यानी गरम दल। और एक होता उदारवादी यानी नरम दल। तो जो कांग्रेस था, आपसे पूछता कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 हिस्सों में बट गया? तो सूरत के अधिवेशन में। और कब? तो 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ ये आपसे पूछता है। तो 1907 में हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कांग्रेस था कब विभाजित हुआ? तो 1907 में। जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, एक था गरम दल जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्ट्रवादी, लिख लीजिएगा, उग्र राष्ट्रवादी गरम दल। और एक जो था नरम दल जिसको हम बोलते हैं उदारवादी। तो गरम दल कहने का मतलब उग्र राष्ट्रवादी और नरम दल कहने का मतलब उदारवादी। तो जो गरम दल में शामिल थे वो कौन कौन शामिल थे? तो गरम दल में आप शामिल हो जाएंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, यहां लिखे लाला लाजपत राय, अगला लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला लिखिएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष, बिपिन पाल, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल। आप इसको याद रखिएगा। और प्रश्न में क्या पूछा कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था कहने का मतलब गरम दल के सदस्य थे। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ आपको हो जाएगा गरम दल में कौन कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल। और जो नरम दल में शामिल थे कौन कौन शामिल थे? तो लिखिएगा एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले लिख लीजिएगा। और अगला लिखिएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। एक किस दल में शामिल थे? तो नरम दल यानी उदारवादी। और उग्र राष्ट्रवादी में कौन कौन शामिल थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल।
और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए दे रहा बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। जो दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, और एमजी रनाडे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तब से ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को। और वायोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। तो जो तीनों जो नीचे का ऑप्शन दे रहा है बी सी डी, ये तीनों शामिल किस में थे? नरम दल में, जिसको हम बोलते हैं उदारवादी। और जो बाल गंगाधर तिलक दे रहे एक गर्म दल में शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल में शामिल थे। गर्म दल में कौन कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ आपसे पूछा कि नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाते थे, मतलब नरम दल के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए दे रहा लॉर्ड एटली, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। सर पी लॉरेंस का मतलब होता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कहाँ आया था? भारत में। भारत में कहाँ आया था? तो दिल्ली में। दिल्ली में, इसको लिख लिया दिल्ली में। और इसका जो अध्यक्षता किया था, कौन किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। उस समय जो भारत के मंत्री थे, अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भारत के मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसका कहने का मतलब जो अध्यक्षता किए, तो जो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी सर पी लॉरेंस डी। लेकिन 2 अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम क्या था? स्टैफर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। 2 और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? उस लिख लीजिएगा, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो ये भी पूछ सकता है कि 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो अध्यक्षता कौन किए थे? सर पी लॉरेंस यानी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जो भी जेल से रिलेटेड जो भी प्रश्न था, हम उसको एक बार नहीं कई बार लिखा चुके हैं। जब भी सेट में उसको हम लिखा है। जैसे आपसे पूछता है महात्मा गांधी को किस जेल में भेजा गया? तो आगा खां के पैलेस जेल में भेजा गया। पूना के आगा खां पैलेस में भेजा गया, जेल नहीं, पूना के आगा खां पैलेस में भेजा गया था। किनको? तो महात्मा गांधी को। साथ में सरोजिनी नायडू भी थे, साथ में कस्तूरबा गांधी भी थे। इन सभी को पूना के आगा खां पैलेस में भेजा गया। तो चलिए हम एक और लिखा देता, आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। एक तरफ लिखिएगा जेल का नाम, एक तरफ लिखिएगा नेता का नाम। जेल और एक तरफ लिखिएगा नेता। नेता मतलब नेता का नाम। तो जेल में लिखिएगा पूना के आगा खां पैलेस। पूना के आगा खां पैलेस। आई होप कि हम बोल रहे हैं तो उसको आप लिख ले रहे होंगे। इतना तो आप जरूर कर ले रहे होंगे। तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं भी दिखा रहा,
दे रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा, पूना के आगा खां पैलेस। और पूना के आगा खां पैलेस में किनको किनको भेजा गया था? तो गांधी यानी महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी लिख लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को। तो कहाँ भेजा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में, पैलेस में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू वही जो प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये भी आपसे पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और कब की थी? तो 1925 में। कब की थी? 1925 में। तो आप इसको भी याद रखें। और सिर्फ अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए अगर आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और कब की थी अध्यक्षता? तो 1917 में। जो अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता में। तो आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन आप हो सकता है, एक है भारतीय और एक सिर्फ पूछेगा प्रथम महिला, तो दोनों का भी याद रखिएगा। अगला लिखेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक जेल था। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जेल में किनको भेजा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिखिएगा। अगला लिखिएगा बांकीपुर जेल, यानी पटना में बांकीपुर जेल। बांकीपुर जो कहाँ पड़ता है? बिहार के पटना में। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल को। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और साथ में कौन थे? जगत नारायण लाल। तो यहाँ लिख लीजिए जगत नारायण लाल। अगला लिखिएगा हजारीबाग। हजारीबाग जे.पी. नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और अगला लिखेगा बांकुड़ा जेल, ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पे देखिए, एक होता शिक्षक, एक होता शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस और एक शिक्षक दिवस। जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे प्रथम, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं के जन्म दिवस पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आई होप कि आपको मालूम होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसको आप याद रखें। चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर आपसे पूछता है गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में भेजा गया, तो पूना के आगा खां पैलेस। अगर आपसे पूछा जवाहरलाल नेहरू तो अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में जो कहाँ पड़ता है? पटना में, बिहार के पटना में। जयप्रकाश नारायण जे.पी. नारायण को हजारीबाग जेल में जो पड़ता है झारखंड में। जयप्रकाश जो नारायण थे जेल से कूदकर भाग गए थे। क्या कहते हैं? जेल से कूदकर भाग गए थे। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन था रुकने वाला था, तो जे.पी. नारायण जो जयप्रकाश नारायण थे जेल से कूदकर भाग गए और फिर से आंदोलन को क्या किया? शुरू कर दिए। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको कहाँ भेजा गया था? तो पश्चिम बंगाल में एक जेल का नाम था बांकुड़ा जेल में भेजा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो चलिए आप हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में पूछ रहा जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जो जगत नारायण लाल को भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद के साथ में भेजा गया था। मतलब जिस जेल में राजेंद्र प्रसाद थे उसी जेल में जगत नारायण लाल भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था, जो कहाँ पड़ता है? पटना में, बिहार के
पटना में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बांकीपुर जेल, कैंप जेल, ये कोई भी जेल नहीं था। हजारीबाग जेल में किन को भेजा गया था? तो जेपी नारायण को। भागलपुर जेल, तो यहाँ किन्हीं को नहीं भेजा गया था, तो इसको आप याद है। हजारीबाग में किन को भेजा गया था? जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारत अवस्थित है, मतलब भारत है जो अवस्थित है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए हम लोग चलते हैं मैप पे। तो मैप में देखिएगा कि भारत की जो स्थिति है, यहां लिख रहा है 8 डिग्री, और जो सिंगल जो लगा रहता है इसे इस तरह से लगा रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मिनट। अगर इसी में मान लीजिए कि डबल लगा दे ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे सेकेंड। तो 8 डिग्री 4 मिनट से अवस्थित है भारत, जो कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको हम लोग पढ़ते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, कोमा नहीं पढ़िएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अब यहां आता है कि अक्षांशीय बोलेंगे या देशांतर बोलेंगे। तो जो खाड़ा जो पाट लाइन रहता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं अक्षांश, और जो इस तरह से लाइन खींचा रहता है पृथ्वी पे, उसको हम बोलते हैं देशांतर। तो यहाँ देखिएगा जब भी यहाँ टच करेगा, तो इस तरह से जो लाइन खींचा रहेगा, यहाँ इस तरह से जो लाइन खींचा रहा टच करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे लाइन वाले पृथ्वी पे खींचा हुआ, तो कहीं ना कहीं टच करेगा। जो टच करता है, जो भारत जो स्थित है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से टच करते हुए कहाँ तक जाके समाप्त होता है? 37 डिग्री 6 मिनट पे समाप्त हो जाता है। तो जो भारत अवस्थित है, बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आप बोलिए सर उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश भी बोल सकते हैं, पूर्वी अक्षांश भी बोल सकते हैं, और पश्चिमी अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो होगा उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश होगा, इसके बारे में समझने के लिए चलिए यहाँ आपको हम समझाते हैं। मान लिया कि पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी है, तो इसको मान लिया कि 2 भाग में बांटते हैं। तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होगा इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत स्थित है इस वाले भाग में यहाँ पे स्थित है। तो अगर इस तरह से इधर से भी बांटिएगा, तो यहाँ से अगर बांटेगा तो इसको हम बोले, इसको बांटेंगे तो इधर को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और इधर को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। लेकिन जो ज़्यादा चर्चित रहता है, हम लोग जानते हैं, वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नहीं, आप पश्चिमी गोलार्ध भी जानिए और पूर्वी गोलार्ध भी जानिए। मतलब पृथ्वी को जिस तरह से 2 भाग में बांटेंगे, उस तरह से हम लोग नाम दे देंगे। तो जो भारत यहाँ स्थित है, तो देखिएगा कि यहाँ से ऊपर है यानी उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ से देखें तो इस साइड यानी पूर्वी गोलार्ध में। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे यहाँ समझते हैं। तो यहाँ जो भारत इसे 8 डिग्री 4 मिनट से टच करेगा, तो बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश में ही रहना। और फिर यहाँ देखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। तो 68 जो इस तरह जो खड़ा लाइन टच करेगा इससे, तो यहाँ मान लीजिए टच किया 68 डिग्री 7 मिनट पे टच किया, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे टच करेगा, तो इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और ये भी आपसे पूछ लेता कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पश्चिम पूछ लेगा, उत्तर में पूछ लेगा, वो उत्तर में भी पूछ सकता है, पश्चिम में पूछ सकता है, पूर्व में, मतलब सबसे लास्ट बिंदु पूछ भी लेता है। मतलब दक्षिणतम बिंदु, उत्तरोत्तम बिंदु, मतलब सबसे जो अंतिम पॉइंट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लिए कि भारत कहाँ स्थित है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, उसके बाद इसमें और क्लियर करते हैं। प्रश्न पूछा भारत अवस्थित है, तो अभी हम आपको बताएं कि भारत जब भी अवस्थित रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग पहले ऑलरेडी काट दें। तो लिख रहे हैं अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से, तो जैसे ही दक्षिणी आएगा ऑप्शन में उसको क्या करना है? काट देना। या फिर पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, इसको भी काटेंगे। अगला लिख रहा है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। सी ऑप्शन मान लीजिए कि हो सकता है, क्यों? क्योंकि नहीं तो इसमें पश्चिम का जिक्र किया, नहीं तो दक्षिण का। तो अगला डी पढ़ते हैं, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, तो ए भी ऑप्शन कट गया। अब हम आप बताइए हमें कि मान लीजिए 4 गो ऑप्शन जिसमें से 3 ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, एक ऑप्शन जो बचा सी
तो अगर सी के बारे में नहीं भी जानकारी है कि क्या आंसर होगा, फिर भी यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिंगल ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर जो है सी बच गया। बाकी ए, बी और डी ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, तो सी ही आंसर होगा। तभी हम आपको बताया कि अक्षांश जो है भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ भी आपको हम बताएं, इस तरह से इसमें समझाया भी आपको। देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अभी इसमें और हम लोग क्लियर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपसे दूरी पूछ लेता है कि पश्चिम से पूरब कितना किलोमीटर, पश्चिम से पूरब, पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछ ले, पूर्व से भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। इस आप दूरी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। और आपसे पूछता है कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार में था, जो कहाँ स्थित है, गुजरात है। गुज से गुजरात और गुज से गुहार में था, याद रखिएगा। गुहार में था, कहाँ थे, पश्चिमी उत्तर बिंदु कौन सा है, गुहार में था, जो पश्चिम गुजरात में स्थित है। गुहार में था, कहाँ स्थित है, गुजरात में। और अगर आपसे पूछता है कि यहाँ से पूछेगा पूर्वोत्तर बिंदु, मतलब सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, की बीथू, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम और जो सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है ये आप जानते हैं, लेकिन जो पश्चिम वाला पूर्व वाला ये आप नहीं जानते, तो आप उसको याद रखिएगा। पश्चिम में पूछेगा तो कौन सा था, गुजरात में कौन सा स्थित है, गुहार में था। और अगर आपसे पूछेगा पूर्वोत्तर बिंदु, तो की बीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा कौल उत्तरोत्तम बिंदु है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में हो जाएगा। और एक जो नीचे पॉइंट है इसमें कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछेगा मुख्य बिंदु, भारत के मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी, जिसको हम केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं लगाता प्रश्न में, सिर्फ आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ दूसरी तरह से प्रश्न पूछता, मुख्य लगा देगा तो कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं देकर केप कमोरिन भी देता, तो दोनों एक ही नाम है, कन्याकुमारी का ही नाम है केप कमोरिन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगला प्रश्न पे चले। 6 नंबर प्रश्न है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है, इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि हम आपको बताते कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, हिमालय है। तो इसको कब काटेगा, जब जो नदी है, जो हिमालय हिमालय है, तो हिमालय को कब काटेगा, जब नदी इसके पार से आएगा। जैसे में यहाँ से आएगा तो इसको काटेगा, नहीं काटेगा। तो इसका कहने का मतलब कि हिमालय के पार से जो नदी आएगा वही नदी हिमालय को काटेगा और बहाकर अपने आने वाली नदियां है, मतलब काटकर हिमालय को। तो ऑप्शन याद रहा, सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें इसका आंसर सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। थक गया। तो इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर देखिएगा सतलज सिंधु गंगा। सतलज का जो उद्गम होता है कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के एक दर्रे सा, एक झील से उत्पन्न होता है सतलज नदी का।
तो हिमाचल प्रदेश के किस झील से उत्पन्न होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सतलज तो होगा नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही उत्पन्न होता है। तो जो भी उद्गम होता है, उत्पन्न नहीं उद्गम, जो भी सतलज ऑप्शन में रहेगा उसको ऑलरेडी हम लोग काट देंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि ए भी कटेगा, बी भी कटेगा और डी भी कटेगा। तो एक कौन सा ऑप्शन बचेगा, सी, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं और सिंधु और गंगा। सिंधु नदी में याद रखना है, सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें से 3 नदी का कंट्रोल जो नियंत्रण था भारत को दिया गया था और 3 नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। तो ये आपसे पूछ लेता किसको, कौन सा नदी पाकिस्तान को नियंत्रण में दिया गया था और कौन सा नदी को भारत में। तो जो भारत को नियंत्रण में दिया गया था, पूर्वोत्तर जो पूरब के जो 3 नदी थे वो कौन कौन थे, आपको हो जाएगा रावी, ब्यास, सतलज। भारत के नियंत्रण में था रावी, ब्यास, सतलज जो था भारत के नियंत्रण में था। और ये समझौता कब हुआ था, सिंधु घाटी समझौता, सॉरी सिंधु घाटी समझौता नहीं, सिंधु जल संधि समझौता। ये कब हुआ था, ते जो आपका हो जाएगा 1960 में हुआ था, जिसमें से रावी, ब्यास, सतलज भारत के कंट्रोल में था और बाकी ऊपर के जो 3 नदी थे कौन कौन, सिंधु, झेलम, चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैप भी लगा दिया कि जो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से होता है, और जो सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल झील से होता है। किस झील से होता है, राकसताल झील से होता है। तो जो भारत के कंट्रोल में कौन कौन सा नदी है, एक हो जाएगा सतलज, यहाँ ब्यास है तो ब्यास हो जाएगा एक, रावी, और जो ऊपर के 3 नदी है चेनाब, झेलम और सिंधु, एक किसके कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसको आप याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। देखिए लिख रहा है सिंधु जल संधि, तो लिख रहा है सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज जो अभी आपको बताया का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यद्यपि इन सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होता है। भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपको बताते हैं उसको याद रखिए। उद्गम जो गंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है, गोमुख हिमनद से होता है। कहाँ से होता है, गोमुख हिमनद से। और यहाँ आप इसको ऊपर वाला जी इसको स्क्रीनशॉट लेकर खुद से याद करिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है बीपीएससी के। यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, यहाँ पूछता है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ इंटर करता है, मतलब कहाँ प्रवेश करता है। तो छपरा में प्रवेश करता। तो आपसे पूछ लेता है कि गंगा नदी का बिहार में कहाँ मतलब इंटर करता है या कहाँ प्रवेश करता है। वहाँ से लेकर सभी जिला का नाम बताइए, कौन कौन जिला से होकर गुजरती है। तो छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, आप इसको याद रखिएगा। और जो छपरा में घाघरा नदी मिलती है, घाघरा, और पटना में सोन नदी, और किस तरफ से मिलते हैं ये भी आपसे पूछ लेता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। गंडक हाजीपुर में, कोसी नदी भागलपुर में, और जो बिहार में इसकी लंबाई कितना है तो 455 किलोमीटर, 455 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आपको कुछ बता देते। इसका जो उद्गम होता है चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। कहाँ से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसी के चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। और इसको आप में याद रखिए 2 नाम है, एक सांगपो नाम है और एक दिहांग। एक क्या नाम है, सांगपो, और एक दिहांग। तो सांगपो जो नाम है ब्रह्मपुत्र का, इसको हम बोलते तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछता है तो दिहांग। अगर आपसे पूछेगा तिब्बत में तो सांगपो, इसको याद रखिए। और इसी पे विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है, कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। विश्व के सबसे बड़ी द्वीप किस नदी पे है,
तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो यमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से कहाँ, बांग्लादेश में। और जब गंगा और जमुना जब मिलते हैं तो दोनों का जो संयुक्त धारा है ये किस नाम से जाना जाता है, यहाँ जो है आपका हो जाएगा, जो गंगा पद्मा के नाम से जाना जाता है, कहाँ, बांग्लादेश में। और जो ब्रह्मपुत्र है जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और जब दोनों के संयुक्त धारा मिलता है तो उसी को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। और मेघना के नाम से जाना जाता है संयुक्त जो धारा रहता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का। लेकिन जो बांग्लादेश में गंगा नाम नहीं रहता, पद्मा नाम रहता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जो रहता है जमुना रहता है, और गंगा का नाम पद्मा रहता है। दोनों जहां धारा मिलता है उसको संयुक्त धारा को बोलते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसी पे सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा। 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक। तो आपको बताना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, भारत के कैवें प्रधानमंत्री थे, 14वें प्रधानमंत्री थे। भारत के डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, मतलब 14वें नंबर के। और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, मतलब कार्यभार संभाल चुके हैं केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में भी। और किसके सरकार के समय थे, तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। और उस समय सरकार कौन था, किसका सरकार था, तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार था। और कब से कब तक किए थे, 1991 से लेकर 96 तक, इसको आप याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। कब से लेकर, 1982 से लेकर 1985 तक, 1982 से लेकर 1985 तक। तो इसमें पूछ रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। अगला ऑप्शन है विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये तो नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक, ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी प्रश्न है आपका बीपीएससी का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर एक ई भी होता है जिसमें लिखा रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाए, क्योंकि सी और डी दोनों रॉन्ग है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। बाकी का जो दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, और सही है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, ये भी ऑप्शन सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 नंबर प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौता क्यों हुआ था, दलित वर्गों के लिए पूना समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। और एक किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये पूछ लेता कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और किनके प्रयासों से हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी के प्रयासों से महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। और किस लिए होता था, दलित वर्ग के उत्थान के लिए मतलब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेष अधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पुनः समझौता कब हुआ, 1932 में। किनके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को
असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। लेकिन पूछ रहा किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? घटना आपको बताना, ये नहीं बताना कि कब लिया गया, उसमें डेट नहीं पूछ रहा, घटना पूछ रहा। तो आपको मालूम है कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के देवरिया जिले में एक जगह का नाम है चौरी चौरा नामक स्थान पे पुलिस ने एक जबरन एक जुलूस पे क्या किया था, मतलब रोकना चाहा जुलूस को। लेकिन जुलूस ने क्या किया कि जुलूस को रोकना चाहा, लेकिन फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में क्या किया था, आग लगा दिया था, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों का मृत्यु हो गया। इसी घटना से शतबद्ध होकर जो गांधी जी थे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो किस घटना के कारण? तो इस घटना का नाम दिया गया था चौरी चौरा कांड, क्योंकि जगह का ही नाम था चौरी चौरा कांड, इसलिए उस घटना को जो नाम दिया गया था चौरी चौरा कांड। और ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पड़ता है? तो यूपी के देवरिया जिले में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए तरह काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला कांड, मुजफ्फरपुर कांड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्षता। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था। कौन सा गान लिखा गया था? राष्ट्रगान, जो हम लोग गाते हैं जन गण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्ता। तो सी आंसर होगा या डी? तो इसका जो आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। और जो गीत का नाम क्या था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको आप सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया? और राष्ट्रगीत सर्वप्रथम बार किस अधिवेशन में गाया? जो दोनों का अधिवेशन था एक ही अधिवेशन में गाया गया था। डेट अलग अलग था लेकिन एक ही अधिवेशन में गाया था, वो था कोलकाता के अधिवेशन में। जो राष्ट्रगान गाया गया था 1912 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रगीत जो गाया गया था 1896 में। और जो राष्ट्रगान गाया गया था 1912 में, 1912 के कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रगीत 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और किनके द्वारा रचनाकार कौन थे? तो एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी और एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं? तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। स्थापना याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। मुख्यालय पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फुल फॉर्म पूछेगा। ब्रुसेल्स जो कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स किसका राजधानी है? बेल्जियम का। बेल्जियम लिख लीजिएगा, बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा या लिख दे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद रखिएगा।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसका जो सदस्य देश था कितना हो जाएगा 26, बोले तो 26। तो लिख रहा वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं 26, यानी 26, 15, ऑप्शन सी में दे रहा 18 और ऑप्शन डी में दे रहा 12। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? कई बार इसको भी बता चुके हैं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो आंसर हुआ दहेग। इसमें टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ पड़ता है दहेग? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। लिख लीजिएगा नीदरलैंड में। दहेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। और ये आपसे जो इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड, वो पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा दहेग। लेकिन इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, 6 अंग हैं। और कौन कौन है आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है। तो 6 अंग अगर आपको याद रखेगा तो कौन सा अंग नहीं है उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। तो पहला लिखेगा महासभा, 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 सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, न्याय परिषद, न्याय परिषद, न्याय परिषद। एक लिखे आर्थिक, आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। अगला लिखिएगा सचिवालय, सचिवालय। और एक लिखे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर से एक बार देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द हेग, जो कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न में चलते हैं। 15वां प्रश्न के अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि बोले तो सरकारी भूमि, सरकारी, सीता भूमि का अभिप्राय किससे है? सरकारी भूमि से। तो ऑप्शन नंबर ए में तरह न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ये भी नहीं होगा। वनीय भूमि, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ आंसर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है बीपीएससी का प्रश्न है, तो ऑप्शन एक ई भी होता जिसमें लिखा रहता उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब निम्नलिखित में से कोई भी आंसर सही नहीं है। सीता भूमि का अभिप्राय किससे? सरकारी भूमि से अभिप्राय है। सीता भूमि का अभिप्राय किससे? सरकारी भूमि। यहाँ वनीय भूमि कर सकते, क्यों? क्योंकि जो वन रहता है सरकारी भूमि में ही रहता है, यानी वनीय भूमि हम लोग कर सकते हैं।
आंसर डी यहाँ कर सकते, लेकिन जो ये प्रश्न है बीपीएससी का प्रश्न जो ऑप्शन नंबर 1 ई भी होता है, जो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था। तो यहाँ दो प्रश्न बनता, एक जो है प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और प्रतियोगात्मक परीक्षा किसने शुरू किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। जो लॉर्ड डलहौजी है प्रतियोगात्मक परीक्षा शुरू किया, मतलब प्रतियोगी परीक्षा बनाया, प्रणाली को शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। और प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसका जो टाइम पीरियड रहता है 1786 से लेकर 1793 तक। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहता है 1786 से लेकर 1793 तक। और जो आपका हो जाएगा डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से लेकर 56 तक। तो 1848 से लेकर 56 तक है, तो यहाँ 1858 और 82 तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? लिख रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू कौन किया था, डलहौजी, जिसका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 56 तक। और शुरू कब किया था, 1853 में, जिस वर्ष ट्रेन सेवा शुरू किया गया था, डलहौजी के ही कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बता दिया गया, कई बार बताया गया। जब भी सेट में प्रश्न तो उसके बारे में आपको बताया गया। तो अगर आप प्रश्न को शुरू से नहीं अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें, मतलब सेट नंबर 1 से नहीं देखें, तो इसमें मेरा गलती नहीं है, ये आपका गलती है। तो आप प्रश्न जो वीडियो है वो शुरू से जाकर देखिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1853 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी मिलने वाले थे, लेकिन अभी प्रश्न बचा हुआ है इसलिए हम लोग रुक गए। यहाँ लिख रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। देखिए ये भी प्रश्न को हम लगते हैं 2 से 3 बार बता दिए, जब भी प्रश्न आता है उसको हम बता देते हैं। तो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई 1874 को हुआ था, फर्स्ट। और जो सेकेंड हुआ था 13 या 11 मई 1998 को सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 मई 1974 को। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ह्यूम किसका स्थापना किया था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। और जो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिख रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ डेट दे रहा है जन्म और उनका मतलब कब से कब तक रहे थे। 1848 में जन्म हुआ, 1925 में मृत्यु हो गया। तो 1876 ईस्वी में भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भारतीयों में जागरूकता फैलाने, इसको बड़ा कर देते हैं, लिख रहा है भारतीयों में जागरूकता फैलाने तत्कालीन सार्वजनिक राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के विरोध लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने भारत संघ को 1883 और 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय संगठन का रूप देने का यद्यपि की प्रयत्न किया, लेकिन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कौन किया था, तो ये हूँ कब किया, तो 1885 में। स्थापना के बाद इसकी स्थिति कमजोर होने लगी और अंततः 1886 ईस्वी में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, यानी मिला दिया गया। तो इसका स्थापना कौन किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब किए थे, तो 1876 में भारतीय संघ की स्थापना कौन किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब किए, 1876 में। और विलय कब हुआ था, तो 1886 में। किस में किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
19वां प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है दिवालियापन, व्यापार चक्र, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं। तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं मतलब बराबर नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एससीओ। एससीओ जिसको हम क्या बोलते हैं? एससीओ। सीएसओ बोलते हैं, एससीओ नहीं, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। योजना आयोग जिसको हम लोग नीति आयोग भी कहते हैं, मतलब पहले नीति आयोग के नाम से जाना जाता, लेकिन अब पहले योजना आयोग था लेकिन अब नीति आयोग हो गया। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1915 को। 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग से नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। जो स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1915 को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1915 को। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ आरबीआई द्वारा, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए द्वारा 4, ऑप्शन बी में है 5 यानी 5, ऑप्शन सी में 6 यानी 6, और ऑप्शन डी में है 7 यानी 7। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया। वो कौन कौन श्रेणी थे? यहाँ लिख रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये श्रेणियाँ निम्न है: दार्शनिक, किसान, अहीर जिसको हम यादव के नाम से भी जानते हैं, कारीगर या शिल्पी जो होते हैं कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कितने वर्गों में बांटा गया? तो 7। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो 1998 में। 1998 नहीं होगा, 1498 होगा। 1498 में भारत में आया था मेगास्थनीज। कब आया था भारत? 1498 में। भारत में 3 बार आया था मेगास्थनीज, लेकिन पहली बार कब आया था? तो 1498 में। इसको आप याद रखिएगा। तो आज का जो आपका वीडियो लेक्चर आज यहीं समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका नाम है स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहां आप कमेंट करते हैं वहां से भी आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।